धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आज का लाइव सेशन में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है भी अवतार सिंह जी जो हमारी टीम के हैं, उनको फ़िलहाल गिरफ़्तार किया गया है और आज एक दिन की अभी पुलिस कस्टडी में ही उन्हें रखा गया है और शायद कल या परसों उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो करीब अभी उनकी ज़मानत होना संभव नहीं है जैसा कानूनी सलाहकारों ने बताया है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ और क्या क्या चल रहा है वो जानकारी भी आपको देंगे। आज सुबह से ही बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स उठा पाए हैं उन्होंने, जिनके उठा पाए हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके फ़ोन कॉल्स उठा नहीं पाए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत लोगों ने फ़िक्र किया है, परेशानी मतलब देखी है और बहुत से लोगों को शायद समझ भी आया है कि ये काम भी ये छैडम ब्लॉक में 45 मेंबर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत से लोगों को अब समझ में भी आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो शायद अपने आप को 45 मेंबर कहते हैं, 45 मेंबर हैं या कभी रहे होंगे या साथ संगत के कोई मौजूद जिम्मेवार हैं, वो लोग भी क्या उनको भी शायद लग रहा है भी ये सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों ने हमें फ़ोन पे ये जानकारी भी दी भी आखिर ये जो लड़की वाला मसला है, जो लेडी जिसने अवतार सिंह जी पे आरोप लगाया है, वो उसकी प्लानिंग कहाँ बैठ के हुई, कौन कौन से 45 मेंबर उस प्लानिंग में शामिल थे, तो उसकी कुछ सबूत हमें उपलब्ध कराए हैं और वो सबूत हम कोशिश है अभी तो नहीं, लेकिन जब ट्रायल चलेगा कोर्ट में तब हम देंगे और उसके बाद जो हो सकता है वो करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हमें सुनते हैं देखते हैं कभी संपर्क में नहीं आए, लेकिन ये अवतार सिंह जी के केस के बाद बहुत सारे विदेश के लोगों ने भी संपर्क किया। देश के लोग तो बहुत सारे थे ही, लेकिन बहुत सारे कॉल्स मैंने उठाए नहीं। आज सुबह से कॉल्स बहुत सारे थे और बाकी और लोगों के पास भी जो हमारे टीम के सदस्य हैं उनके पास भी कॉल्स काफ़ी आए होंगे। कुछ जानकारों के कॉल्स भी नहीं उठा पाए क्योंकि आज थोड़ा मसला हमारे यहाँ भी, हमें कुछ कानूनी कार्रवाई सिरसा में भी हमारी पेंडिंग थी जो मेरी ज़मानत को लेके, इसलिए उसमें भी हमारा जाना ज़रूरी था। मैं उसमें मेरा ध्यान यहाँ था और बाकी जो लोग थे वो शायद कुछ लोग गए हुए थे अवतार सिंह जी की मदद के लिए वहाँ पे, उनकी जो वकील के साथ जो भी बातचीत हो रही थी, तो ये सब चीज़ें चल रही थी और अब आगे आगे बढ़ रही हैं। कुछ जानकारियाँ हैं अलग अलग जो आपको जाननी चाहिए और तरीके से बता देते हैं, बाकी कई बार फिर अदालत में वो पुलिस थाने में अर्जी लेकर पहुंच जाते हैं। एक किस्सा आपको सुनाते हैं, आज से करीब 10-12 साल पहले का, 2007 का एक किस्सा सुनाते हैं। एक किस्सा था, एक बहन थी डेरे में सेवा करने आया करती और उसका कोई चाहने वाला था, वो भी सेवा करने आया करता। कह लीजिए लगभग 2007 के आसपास की बात ये रही होगी और उस समय उस बहन को एक लड़के ने वहाँ पे सेवा करते करते चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे हम देसी भाषा में, क्योंकि आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप बहुत कुछ चला है, तब इतना नहीं होता था उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह, यही अपॉर्चुनिटी होती थी। तो उसने चिट्ठी पकड़ा दी तरीके से, जिसे लव लेटर कह देते हैं। और उसके बाद ऐसे कई किस्से उस लड़के के भी सामने आए अलग अलग। आज वो लड़का कहाँ है, क्या हो सकता है, ये सोचेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा अभी किस लेवल का वो जिम्मेवार बन चुका है। एक और किस्सा बताते हैं, लगभग 2004 का। 2004 में ऐसे ही दो लड़के थे और वो किसी लड़की को लेकर चले गए किसी के साथ और उनके माँ बाप, माँ तो नहीं पिता, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कितने बड़े वाले जिम्मेवार हैं। ये मेरे सामने जो घटनाएं हुई हैं मैं वो बता रहा हूँ, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी कितने बड़े वाले जिम्मेवार हैं। ऐसा ही किस्सा एक और आज हमें पता चला, लगभग 10-12 साल पहले का। कोई लड़की थी जो आसपास कहीं आप पीजी कॉलेज में पढ़ती थी और
पीजी करने, पोस्ट ग्रेजुएट करने आई और डेरा के किसी खास आदमी के रिश्तेदार था कोई लड़का, तो वो अक्सर उससे मिलने उस पीजी में जाया करता। तो एक दिन रंगे हाथ दोनों को इलाके वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के बहुत सारी पिटाई हुई। लड़के का तो पता नहीं, लेकिन लड़की कहाँ है आज वो आपको समझ जाना चाहिए। तो ये मसले कोई नए नहीं हैं, लेकिन क्या है कि अब जिस रूप में आपके सामने खड़े हैं आपको लगता है कि नहीं ये अभी कुछ हुआ है। ये सालों साल से चुन चुन के उन लोगों को उस पोस्टों पे पहुंचाया गया है जो भ्रष्ट थे। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, बड़ा मेरे सामने, मैंने खुद जांच की है। एक बार एक सेवादार लड़की थी, सेवा करने आया करती और अपनी माता के साथ, ये मैंने ही जांच की थी तो मैं आपको बताता हूँ। सेवा करने आया करती एक लड़की, तब मुझे डेरे में पता नहीं था अभी इतना कुछ होता है, मैं नया नया आया था डिग्री करके। तो उसके साथ एक लड़का भी आया करता जो उससे 5-7 साल छोटा था सेवा में, वो भी आया करता। मैं जिस जगह वो सेवा करने आते थे मैं वहाँ का जिम्मेवार था, और उसी सेवा में 45-50 साल का भी कोई आदमी सेवा करने आया करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो 45-50 साल वाले सेवादार ने, लड़की थी 24-25 साल के आसपास की, उस लड़की को छेड़ दिया और उस लड़की से बहुत अजीबोगरीब उसे गलत SMS भेज दिए उल्टे सीधे, और डायरेक्ट ऑफ़र करने लगा लड़की को। और करते करते उस लड़की ने जिम्मेवार होने के नाते समिति का मुझे शिकायत कर दी, मैंने एडम ब्लॉक में शिकायत दे दी, उसके SMS दिखाए जिसने सेवादार ने भेजे थे। तो इंक्वायरी बैठ गई। इंक्वायरी एडम ब्लॉक से किसी 45 मेंबर को अपॉइंट किया गया, और उस इंक्वायरी में एडम ब्लॉक के जिस 45 मेंबर ने उस लड़की को और उस आदमी को 45 साल के दोनों को सेवा से हटा दिया कि भैया दोनों ही गलत हैं। मेरे मन में सवाल आया भी लड़की की तो कोई गलती नहीं है, और उस आदमी ने तो SMS भेजे हैं, गलती उसकी, तो लड़की को सेवा से क्यों हटाया? लेकिन क्यों, हम बोल नहीं सकते थे, हम तो छोटे लेवल के थे। वो हटा दिया। थोड़े दिन बाद जो 45 साल वाला व्यक्ति था उसको सेवा पे दोबारा रख लिया गया, लेकिन लड़की को सेवा पे नहीं रखा गया। और हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने कोई माफ़ी मांगी पिताजी से जो भी, लेकिन रख लिया गया। और जो लड़का था उस लड़की के साथ 5-6 साल छोटा उससे, वो अक्सर मेरे पास शिकायत लेके आता, अभी देखो जी गलती की उस आदमी ने, फिर भी उसको सेवा पे वापस रख लिया, लड़की को नहीं रखा। तो मैंने कहा जी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ये तो एडम ब्लॉक के जिन्होंने ड्यूटी लगाई है उनका काम है, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। उससे आगे क्या हुआ, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्वायरी जैसे खबरें निकलते निकलते पता चला भी उस लड़के का और उस लड़की का आपस में नाजायज़ संबंध थे उन दोनों के। और ये चीज़ें सामने आई। जब ये चीज़ें सामने आई तो उस लड़के को भी मेरे को पता चल गया, तो मैंने जिम्मेवार होने के नाते उस समिति का, तो मैंने उस लड़के को अपनी टीम से निकाल दिया भी आप ये काम कर रहे हो और ये हमारे पास सबूत है और ये सब है। तो मुझे पता चला भी ये लड़की गलत है और ये लड़का भी गलत है, लेकिन इतनी परख एडम ब्लॉक के 45 मेंबरों को कैसे है भी, उन्होंने पहली बारी में कैसे पकड़ लिया है सब कुछ। मुझे बड़ा इम्प्रेसिव था, मैं भी बड़ा, मुझे नहीं पता चला, जबकि मेरे नीचे सेवा करते हैं, ये मेरे जूनियर हैं, और एडम ब्लॉक ने पहली बार में पकड़ ली ये चीज़। इसलिए वो उस आदमी को तो सेवा पे रख लिया क्योंकि सिर्फ SMS ही भेजे थे, लड़का लड़की दोनों ख़राब थे। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या था कि जो कुछ बड़े सेवादार कह सकते हो, बड़े वाले सेवादार, उन्होंने उस लड़के को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये लड़का बिल्कुल सही है। इस लड़के को कुछ उस दिन मैंने समिति से निकाला, लेकिन बड़े लोगों ने, एडम ब्लॉक के खास लोगों ने उस लड़के को रख लिया वापस सेवा पे। रखने के बाद वो लड़के के भाई को भी मैंने बताया भी आपका भाई ऐसा है, और मेरे सामने खुद मैंने ये चीज़ पकड़ी है, मेरे सामने सबूत के तौर पे आई है, और उस लड़के ने भी कन्फेस किया ये चीज़। लेकिन उस लड़के को रख लिया गया। बाद में उस लड़के को डेरे में भी जॉब दे दी गई। उस लड़के को उम्र थोड़े कई साल बाद डेरा में भी जॉब दे दी गई। डेरा के अंदर जॉब करते हुए 3 बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा गया, बावजूद इसके उसको नौकरी से नहीं निकाला, और आज भी वो बड़ा मेन सेवादार है एक तरह का। अजीब क्या लगा मुझे भी,
ऐसा एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अलग अलग टाइम पे जब आप देखेंगे बहुत सारे किस्से हैं। एक और किस्सा कल मुझे किसी ने बताया कि 2 बहनों का जो समान समिति में सेवा किया करती, उनमें से एक बहन 25 अगस्त के बाद पक्के सेवादार थे, तो एक बहन 25 अगस्त के बाद जब यहाँ से निकाला गया संगत को, तो वो किसी के यहाँ रुक गई, जानकार किसी सहेली के यहाँ, और बाद में अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई। लेकिन पीछे अपना कुछ सामान छोड़ गई, और उस सामान में कुछ ऐसा था, डायरी वगैरह, और उस डायरी में जिस तरह के एक्सप्रेशन प्रस्तुत किए गए थे, वो एक्सप्रेशन ये बताते थे कि वो 2 लड़कियां आपस में समलैंगिकता का शिकार थी। इस तरह की वो डायरी बनाई गई थी कुछ। उन्होंने उस डायरी को के कुछ शॉट्स मुझे दिखाए कि देखो ये वो सेवादार हैं जिन्हें हम पूजते हैं, भी बहुत बड़े वाले सेवादार हैं, और इनकी ये डायरीज़ देखो, ये हमारे घर पे पड़ी थी और हमने इसकी फ़ोटोज़ खींच के रखी हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कि ये ओवर द टाइम, सालों साल में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया है। आपको लगता है भी अचानक से ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए इन लोगों को शर्म लिहाज कुछ नहीं है, भी कोई शर्म आएगी ऐसा काम करते हुए। अजीब लगे यार, एक लड़की सुरदुलगढ़ की लड़की समाना जाके ऐसा कुछ करके आई है, अभी शर्म नहीं आई उसको, तो शर्म किस चीज़ की आएगी। इस तरह का तो पूरा नेटवर्क बनाया गया है इस तरह के लोगों का भी, जिनको शर्म ही ना आए, जिनको इसी काम में ट्रेंड किया गया। अब उन्हीं के साथ वाले 45 मेंबर हमें बता रहे हैं कि पहले किसी और लड़की को तैयार किया गया था, लेकिन वो लड़की मुकर गई भी, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। फिर ये क्योंकि जो लड़की थी ये ज़्यादा क्लोज़ थी गुरचरण कौर के, फिर जब उनको कोई नहीं मिला तो इस लड़की को तैयार किया गया। अभी कंपैरेटिवली कम उम्र की होनी चाहिए, वरना गुरचरण कौर खुद ही तैयार हो गई थी, सुनने में तो ये भी आया। तो भी कम उम्र की लड़की कोई चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग जो संगरूर के नाम चर्चा घर या ऐसे आसपास कहीं हुई है, संगरूर के आसपास किसी नाम चर्चा घर में, तो वो पूरी डिटेल्स किसी ने हमें अवेलेबल कराई उसकी, और कौन कौन से 45 मेंबर उसमें शामिल थे प्लानिंग में। कुछ भवानीगढ़ जगह हैं, ऐसे मुक्तसर साइड के अलग अलग तरह जगह के 45 मेंबर बहनें भाई शामिल थे, जो पूरी ये प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद ये तक प्लान किया गया आगे भी पुलिस को कैसे मैनेज करना है, पुलिस के ज़रिए क्या काम करवाना है। हालांकि पुलिस के ज़रिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है मालूम नहीं, पर ये चीज़ें इस तरह से प्लान हुई और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ आगे इस तरह से। मतलब हमने बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन क्या है कि जब हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं अभी डेरे में ये चीज़ें आम हैं, और कुछ नौटंकीबाज आ जाते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने, भी नहीं जी ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा है। और जब हजूर पिताजी 25 अगस्त को जेल गए ना, तो बहन चरणप्रीत ने जब अपने हाथ में कमान लेनी चाहिए पिताजी के केसों की, तो ऐसी लड़कियों का एक गिरोह खड़ा हो गया बहन चरणप्रीत के सामने, ये चिल्लाते हुए भी हम भी पिताजी के खिलाफ गवाही देंगे, भी उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा कुछ किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर बहन चरणप्रीत ने अपने हाथ में सब कुछ लिया तो वो हमें इनको पता नहीं चलेगा भी क्या कुछ हो रहा है, और इसलिए उनको दबाने के लिए ये सब किया गया। उनको ये डर लगा भी कहीं मैं केस बनाने की बजाय और ना बिगाड़ दूं, तो वो पीछे हट गए। हटते हटते वो इतना पीछे हट गए कि अब वो भूल ही गए सब कुछ, मतलब ये कह लो भी उसी टाइम ही वो गिव अप कर गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब हम आपको बोलते हैं भी ये सब चीज़ें दरबार में आम हैं, इस तरह का मतलब समलैंगिकता, वैश्यावृत्ति, इस तरह की चीज़ें आम ही हैं दरबार में और लोगों के साथ है। लेकिन क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? अब आप उसके बारे में समझें ना समझें, अभी हम बोल भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है जब कानून इजाज़त देता है। डेरा में हजूर पिताजी के वचनों की वैल्यू थोड़ा ही रखते हैं ये, इनको पता है हमारा क्या, ज़्यादातर संगत का पुलिस से उतना वास्ता नहीं पड़ा होता, कौन सा हर किसी पे केस हुआ होता है, या कौन सा हर कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है। डेरा के लोग तो संगत तो सेवा में शौकीन है, वो अपराध की शौकीन थोड़ा ही है। लेकिन क्या है, जब पता होता नहीं है तो अचानक से उकसा देते हैं लोग, उतावलेपन में आके कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं, या जोश में आके फालतू बोल बैठते हैं, जैसे वो पानीपत की लड़की बोल बैठी थी, उन्हें पता नहीं होता इसके मायने क्या हैं बोलने के, तो लेकिन बोल बैठते हैं, बहुत कुछ कर बैठते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आई, इसीलिए अब क्या है कि पूरी ब्रिगेड लेडीज़ की उतारी गई है मार्केट में। आप देखिए ज़्यादातर गुरु ब्रह्मचारी लड़कियां हैं, समिति की लड़कियां हैं, जितनी भी ज़्यादातर ये लड़कियां आपको जहाँ तो वो मिलेंगी जो कंवारी हैं या फिर जिन्होंने शादी करानी है ही नहीं, लगभग 35 की रेंज में, 35 प्लस एज पे आ चुकी हैं।
और इसके अलावा जो विडोज़ हैं, घर से मतलब विधवा लेडीज़ हैं या तलाक़शुदा लेडीज़ हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करानी, ज़्यादातर इस तरह की लेडीज़ भी हैं जो होमोसेक्सुअलिटी में हैं। इस तरह के ग्रुप है जिनका मतलब पीछे कोई वाली वारिस नहीं है, जिनको किसी भी स्टेज पे इस्तेमाल किया जाए उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये लेडी जो भी है, जिस लेडी को इस्तेमाल करके अवतार सिंह पे केस बनाया गया, ऐसी एक लेडी थी पहले चीका में, परमजीत कौर शायद नाम था, वो अन्नू के कहने पे उसने एफआईआर करवा तो दी। अब आज क्या, आज वो रोती फिरती है अभी मेरा कोई साथ दो। आज पुलिस वाले उसे रोज़ाना परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि अब कौन सा 45 नंबर ने साथ आना है। ये क्या है, ये मोहरे हैं, इनको क्या है, उल्टे सीधे काम कर करके पले बड़े हैं। मर भी जाएंगे, जेल जल जाएंगे तो गुरचरण कौर को, राकेश जड़वा, हनीप्रीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहरे हैं, टूल हैं। और अब एक एक को हम लपेटते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों लपेटते रहें। इनको पता है भी ठीक है छोड़ दो, तंग आके वो भी छोड़ देंगे। और ये क्या है, तो बेशरम लड़कियां हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, कल को किसी और को फंसाए बैठी होंगी। तो जब वो इतने सालों से फंसाती आ रही है तो कोई नया काम तो है नहीं इनके लिए। अब ये सारी ब्रिगेड मार्केट में है। जिन बहनों को, जिन लड़कियों को पिताजी ने ये बोला भी ये शेड से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो पराए आदमियों के घरों पे जाके भी रुक जाती हैं। तो आपको क्या लगता है भी आग और घी का कोई मेल थोड़ा ही होता है। आग और घी कब तक अलग अलग रहेंगे। तो ये चीज़ें आम हैं, आपको खा ना लगे, ना समझ में आपको लगे नहीं, जो परले दर्जे के भक्त हैं, तो वो सब कुछ है। और रही बात, आप जैसे लोग पूछ रहे हैं अभी गुरसर मोडिया के हॉस्पिटल में जो हुआ, मैं गुरसर मोडिया छोड़िए, मैं तो सिरसा अपने डेरा के हॉस्पिटल में जॉब करते हुए टाइम भी देखा है बहुत कुछ ऐसा। तो बहुत चलता है, कोई नया चीज़ नहीं, शुगर कोटेड फील्ड है। अभी आप आंख बंद करके अगर कहें भी कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चलता है। हाँ, आपके सामने आज एविडेंट है। वो एक तरफ वो लेडी बोल रही है उसकी एफआईआर में भी ऐसे हम नाम चर्चा में गए हुए थे, ये था सब कुछ वो था। और दूसरी तरफ जो उसकी एफआईआर बोल रही है भी ऐसे ऐसे मेरे साथ छेड़खानी की। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो नाम चर्चा के लोग हैं, वो मीडिया में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नाम चर्चा लगी हुई थी और अवतार सिंह वहाँ पे माइक छीनने की कोशिश कर रहा था। मतलब मीडिया का स्टेटमेंट जो साथ संगत ने दिया है समाना की, उन्होंने क्या दिया है भी नाम चर्चा में अवतार सिंह माइक छीनने की कोशिश कर रहा था, फिर हमने उसे रोका, उसने फिर छेड़खानी की। मतलब सेंस क्या है भी माइक छीनने की कोशिश कर रहा है। असलियत ये है कि जब अवतार सिंह वहाँ पकड़ा गया, उसने पुलिस को बुलाया तो उस टाइम जो बाहर भीड़ इकट्ठा हुई थी गुंडों की, वो फटाफट चुपचाप शांति से बैठ गए। और पुलिस आई, पता क्या बोलते हैं भाई नाम चर्चा चल रही है। पुलिस वापस चली गई। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, भी आए नहीं अभी तक। बोले हम तो आए थे वहाँ, तो नाम चर्चा चल रही थी। बोले नाम चर्चा नहीं चल रही है, घर के अंदर 2 लोगों को बंधक बनाया हुआ है और कभी भी मार देंगे। वहाँ ये चर्चाएं भी सुनने में आई भी क्यों ना इनको मार के भाखड़ा नहर में फेंक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ अलग अलग तरीके से लोगों ने बतानी शुरू की। अब जो 25 अगस्त के टाइम पे माहौल था, अभी ऐसे कर देना है, वैसे कर देना, उसी तर्ज के ऊपर मीटिंगें शुरू हो गई। तो क्या है, अब 4 साल बाद अखंड सिमरन भूल गए, दोबारा से गुंडागर्दी पे उतर आए, दोबारा फिर से कोई ना कोई वारदात करना चाहते हैं। ये सब कुछ है तो क्यों। हमने आपको क्या बताया था, जब हमारे पुराने पिछले लाइव उठा के देखिए इलेक्शन के बाद के 10 मार्च के बाद के, मैं आपको बार बार उस लाइव उनमें एक चीज़ बता रहा हूँ भी डेरा की मैनेजमेंट को एक बड़ी वारदात की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत पैदा की जा रही है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का इस्तेमाल करके। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये इस हालात पे खड़े हैं जहाँ पे अगर ये वारदात नहीं करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। क्या है कि ये मोहरे हैं, मान लो हनीप्रीत या राकेश जड़वा एक मोहरा है, ये एक संस्था के कंट्रोलर बन गए हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, और उसके ज़रिए संगत पे कमांड लेना चाहते हैं। धीरे धीरे वो कमांड कमज़ोर हो रही है, इसलिए जल्दबाजी में हनीप्रीत को सब कुछ सौंप के ऑफिशियली घोषित करना चाहते हैं ताकि वो कमांड वापस हाथ में आ जाए। ये कमांड हाथ में आए और इस कमांड का इस्तेमाल गैंगस्टर, आतंकवादी या पॉलिटिकल लोग करें, इसके लिए उनको मोटा पैसा मिलता है इस काम के लिए, और वो पैसा हो रहा है बंद क्योंकि इनका कंट्रोल छूट रहा है। और ऊपर से ये मेमोरेंडम चल पड़े कि, और इसलिए अब इनको चाहिए वारदात, और उस वारदात का बेस बनाने लगे ये मेमोरेंडम। अगर इनको मेमोरेंडम से प्रॉब्लम नहीं है, इनको एक गोल एस्टैब्लिश करना है भी कोई बड़ी वारदात करने की ज़रूरत है इनको। वो ज़रूरत इनको माफिया में पहचान दिलाती है
कि इस लोगों के ज़रिए अगर हम वारदात करेंगे तो माफिया इनसे दोस्ती बना के रखेगा, और वो ड्रग माफिया पिता ने ऐसे थोड़ा ही दिखाया है। इसी तरह पॉलिटिकल लोगों को भी कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड पे कभी भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे चढ़ा के मार दिए जाएं। विकास दुबे जिसे कह देते हैं, विकास दुबे पैटर्न होता है भी, पहले उनसे गलत काम करा लो, बाद में खुद ही इनकाउंटर कर दो, अपनी पोल ना खुल जाए। कुछ इस तरह का पैटर्न इसे हम कह देते हैं आज के मॉडर्न तरीके में। वो पैटर्न में जीना इनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी में इनको बड़ी वारदात चाहिए। अब वो बेस ये बना रहे हैं भी ये वारदात फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की वजह से घट रही है, ना कि हमारी वजह से, मतलब उनकी वजह से, राकेश डिडवा की वजह से। अब क्योंकि ये पुलिस के रिकॉर्ड में चढ़ने लगा तो थोड़ा बौखलाहट ज़्यादा हो गई, और वो अनप्लैंड वे में एकदम से कूद पड़े मैदान में। नतीजा क्या है कि नतीजा बहुत सारी चीज़ें आपको समय से पहले अब समझ आने लगी अचानक से। यार ये कैसे हो सकता है, अभी नाम चर्चा लगी और एक आदमी उठ के जाए और किसी लेडी को छेड़ आए और बाकी लोग बैठ के तमाशा देख रहे हों, ऐसा कैसे हो सकता है। भी इसका मतलब क्या है, भी क्या अब यूथ वीरांगनाओं की 45 मेंबरों को इन कामों के लिए भी ट्रेंड किया गया है। और उसके बाद आज सुबह से 60, 70, 100 लोग उस समाना थाने के बाहर धरना दे रहे हैं। सुबह से धरना दे रहे थे, धरने की वजह से ही अरेस्ट करना पड़ा पुलिस को, जो हमें जानकारी मिली। तो धरना दे रहे थे, क्या धरना दे रहे थे भी, इसके ऊपर 307 की धारा लगाई जाए, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जाए। ज़बरदस्ती धरना दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अवतार सिंह का लड़का वहाँ से गुजरा, उसको पता क्या बोलते हैं, बोला जैसे बिट्टू को मारा था ना वैसे तेरे बाप को भी मारेंगे। हालांकि मैं पंजाबी में बोला था, तो भी जैसे बिट्टू को मारा था वैसे तेरे बाप को मारेंगे। भी समाना वालों को कैसे पता भी बिट्टू को कैसे मारा था। भी महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या तो आतंकवादियों ने की थी ना, खालिस्तान के लोगों ने की थी। तो समाना के लोग ये दावा क्यों कर रहे हैं भी जैसे बिट्टू को मारा था वैसे तुझे तेरे बाप को भी मारेंगे। इसका मतलब क्या है भी, महेंद्र पाल बिट्टू की मौत खालिस्तानियों से नहीं हुई, उसमें शायद समाना के लोगों का कुछ हाथ रहा होगा, तभी उनको पता है। तो ये चीज़ें अब अजीब तरीके से सामने आ रही हैं। ऐसे कुछ लोग आज आए हुए थे सिरसा, तो गए डेरे में, उनको अजीब कई चीज़ें लग रही थी, वो आ गए डेरे में, परेशान थे, सीधा आ गए, उनसे रहा नहीं गया। मेरे पास आए, बोले जी क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। मैंने उनको बोला जाओ डेरे चक्कर मार के आओ, जो तुम्हें दिखे जो मिले उससे मिल कर आना। तो वो चले गए वहाँ पे, जो रास्ते में मिलता चला गया उससे मिलते चले गए, और बहुत सारी चीज़ें उनको पता चली। वो आगे कहते भी यार बड़ा कुछ गड़बड़ है, तो ये तो हमने बहुत कुछ पता चला है। मैं कहा पता चला है तो फिर बताओ पुलिस को। बोला हम ज़रूर बताएंगे। फिर उन्होंने जाके सारी जानकारी पुलिस को भी दी कि भैया ये सब कुछ यहाँ पे हम आए थे आज, तो हमें ये सब कुछ पता चला, हमारी तरफ से जानकारियाँ आप रिकॉर्ड पे लो, कल को कुछ भी होगा तो कम से कम हम ये कह तो सकते हैं भी डेरा की संगत ने पुलिस को जानकारी दी थी, और कल को पुलिस कार्रवाई ना करे, कल को कोई वारदात कर दे तो क्या भरोसा है। तो ये सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी। मसला क्या है भी, अवतार सिंह जी गिरफ्तारी है, बहुत से लोग परेशान थे, आज बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत से फ़ोन नहीं उठा पाए, ये सारी चीज़ें हम मतलब चलती रही। क्या करते, मेरा अपना मसला अड़ा हुआ था, अवतार जी का अपना अड़ा हुआ था, और एडम ब्लॉक को लगता है जी हमने इनको उलझा दिया, लेकिन हमारा सारा फोकस अभी भी राकेश डिडवा पे ही है। हनीप्रीत तो क्या चोर है, राकेश डिडवा इस चोर की माँ है एक्चुअली में, जो इन सारे चोरों को जन्मदाता है, इन सारे चोरों का, इन सारे ठगों का जो भी है, तो इनका जन्मदाता यही है। तो हमारा सारा फोकस अभी सिर्फ़ और सिर्फ राकेश डिडवा पे ही है और किसी पे नहीं है। हमें पता है भी जो भी गलत काम डेरे में हुआ है, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट है, चाहे वो बरगाड़ी है, चाहे वो दंगे हैं, चाहे वो पैसे की लूट कसूट है, चाहे लोगों को मारना हो, हत्याएं हों, सब में एक ही आदमी इन्वॉल्व है मेन, और वो है राकेश डिडवा। तो वो सारी चीज़ें अब हमें समझ आ रही है क्लियर तौर पे। हम किसी भी चैनल को ट्रैक करते हैं तो राकेश डिडवा पे जाके सुई अटक जाती है। इसका मतलब हर चीज़ राकेश डिडवा के इशारों से ही चल रही है। अब ये सोच रहे हैं अभी हम इनको उलझा लें, अलग ट्रैक पे लगा दें, इनका हमारे से ध्यान हट जाए। बाकी ये जो 45 मेंबर थोड़े बहुत लगे हुए हैं फूँ करने वाले, तो इनको लगा दिया है भी चलो जी अरदास ही बोलने लगे जी, इनका कख ना रहे जो ऐसे सब कुछ कर रहे हैं। एक लेडी ने आज कोई पोस्ट डाला, उसमें हजूर पिताजी का वीडियो था, बराबर में हमारा वीडियो मेरी फ़ोटो भी लगी थी, बहन वीरपाल जी की, अवतार सिंह जी की। वो पिताजी उसमें थोड़े सख्त वचन कर रहे हैं, वो किसी लेडी ने डाल दिया, तो उसकी भी हम आज पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट देकर आए हैं। अभी ये हेट स्पीच है, अभी कल को कोई दंगा हो जाए, कोई वारदात हो जाए, तो इस लेडी का, जैसे वो पानीपत वाली लेडी का था, ऐसे भी इस लेडी का रिकॉर्ड भी आप ज़रूर रखें अपने रिकॉर्ड पे
भी कल को अगर एडम ब्लॉक कोई भी वारदात करता है भी नफ़रत फैलाने में, ये लेडी भी बहुत अहम योगदान कर रही है। कोई सोना इंसान नाम की ऐसा कुछ नाम था मेरे पास जिसने भेजा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मल कंप्लेंट हमने रेज़ कर दी है। भी हम इस पे एक्शन नहीं चाहते, लेकिन इंटेलिजेंस इस लड़की के बारे में रिकॉर्ड रखे जो इस तरह का प्रचार कर रही है, तो वो हमने सब अवेलेबल कराया उन्हें। तो ये चीज़ें क्या है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको लगता है आप हमारा कुछ बिगाड़ लोगे तो ये आपका भ्रम है। क्या बिगाड़ोगे, हमारे पास कोई खोने को कुछ है थोड़ा ही। तो अवतार सिंह जी को टॉर्चर किया गया नहीं, अभी तक अवतार सिंह जी को टॉर्चर बिल्कुल नहीं किया गया। इनफैक्ट पुलिस ने हाथ भी नहीं उठाया है। पुलिस ये बात कह रही है भी हमें मालूम है ये केस फर्जी है, लेकिन क्योंकि धरना लगा दिया गया, डीएसपी को बार बार कॉल किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सेक्शन ऐसा है जिसमें अरेस्ट बनता है और नॉन अवेलेबल वारंट है, तो इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं पुलिस को, और उसमें 7 से 15 दिन का मिनिमम समय लगेगा। आपको बता दें भी बेल होने में 15 दिन तक भी लग सकते हैं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन बेलेबल है और उसके लिए कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। एंटीसिपेटरी पहले ले सकते थे, लेकिन कोई कारण रह गया, नहीं ले पाए, क्योंकि लगा दी थी एंटीसिपेटरी, लेकिन इससे पहले सुनवाई होती, वो अरेस्ट कर लिया गया। तो शायद एडम ब्लॉक को पता चल गया होगा भी एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, अभी पहले ही शोर मचाने लगे। तो ये सब चल रहा है। हालांकि पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने आज 1 दिन की कस्टडी मांगी है। वो कस्टडी मांगी तो है, लेकिन पुलिस पूरी जानकारी अवतार सिंह जी से ले रही है भी आखिर ये डेरे का पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है और ये कैसे सब कुछ हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें वो पुलिस अब तरीके से जान रही है। जानकारी ये भी मिली है भी जो CIA स्टाफ है वो भी अवतार सिंह जी से या जिस तरह से भी सारी जानकारी ये जुटा रहा है भी बहाने से, क्योंकि अब तो कस्टडी में है उनकी, तो वो भी पंजाब पुलिस का CIA स्टाफ भी शायद इस तरह की जानकारियाँ जुटा रहा है भी आखिर ये सारा पैटर्न क्या है, कैसे चल रहा है, कौन कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। तो धीरे धीरे वो शायद बहाना पिताजी ने बनाया कि पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड पे सारा डाटा वो अपलोड होगा, पता चलेगा पंजाब पुलिस को भी कैसे ये सब कुछ हो रहा है। बाकी अवतार सिंह जी के साथ मारपीट नहीं हुई है, स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हैं। एक इंटरव्यू मीडिया बाइट उन्होंने दिया है, वो हम इस लाइव के बाद डाल देंगे। किसी मीडिया वालों ने उनका स्टेटमेंट लिया होगा, तो वो लाइव के बाद हम डाल देंगे इस पे, फेसबुक पे आप देख लीजिएगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपनी तरफ से, तो वो स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने कोई ज़्यादती नहीं की है। और हालांकि 45 नंबरों ने बड़ी कोशिश की है पुलिस वालों को ख़रीदने की, हमें जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस अभी तक उस ट्रैक पे नहीं चली है, ये भी हमें पता चला है। बाकी ठीक है, बहुत से लोग उन अवतार जी से मिलकर भी आए हैं आज कोर्ट में, थाने में, हवालात में भी, जहाँ भी वो है उनसे मिल के आए हैं। और चलता रहेगा, धीरे धीरे जो जानकारियाँ आएंगी मिलती रहेंगी आपके साथ। लेकिन आपको हमने एक पोस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले डाला है और उसमें लिखा है, बताया अभी जो लोग आज मिले हैं, यहाँ पे एक धरना लगा हुआ है मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, डेरा की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ नेजिया गांव में। जब अगर आप यहाँ आएँ, देखो उनके बोल है कड़वे, वो तो उनकी क्या, उनकी ज़मीन छीन रहे हैं लोग, तो वो उनका बोलना जायज़ है, और उनके बोल ऐसे आपको कड़वे भी लगेंगे, लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो शायद आपको पता ही ना हो भी। ऐसे चीज़ें उन्होंने बताई आज, जो आए थे लोग वो बता रहे थे कि 45 मेंबर किस तरह उनके गांव में शराब सप्लाई करते हैं, और किस तरह उनके गांव के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शनों में कैसे शराब पैसा सप्लाई होता है। ये सारी चीज़ें वो बता रहे, बड़ी अलग अलग चीज़ें वो बता रहे हैं भी किस तरह से जब डेरे में प्रोग्राम होता है तो उसकी आड़ में गांव में क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप सिरसा कभी आएँ तो उन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो किसान, उनसे जाके ज़रा पूछ के आइए कि भाई डेरे के अंदर क्या क्या होता है, तो शायद आपको हमारी बात पे यकीन ना आए तो उनकी बात पे, वो तो लोकल गाँव में रहते हैं, तो आपको पता चले भी क्या कुछ आसपास घटित होता है। ज़रूर मिल के आइएगा। और बाकी आज भी कुछ एक मेमोरेंडम दिया गया है और एक भाई के द्वारा, तो एक मेमोरेंडम दिया गया है और भी आगे चल रहा है, मेमोरेंडम्स का काम चल रहा है। और भी अब क्योंकि आज एक शिकायत दी गई है इधर पुलिस स्टेशन सिरसा में, हो सकता है उस पर कार्रवाई हो ना हो, बाकी चलो पुलिस की ईमानदारी है, वो भी परखी जाएगी भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है।
बहन वीरपाल कौर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ और चल रहा है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। जिवें प्यारी साध संगत जी कल भी तुहानूं कहा सी कि जिवें जिवें काल महाकाल गुरगद्दी वाल अगे वध रहा है, उवें उवें उसके जिहड़े एजेंट आ लगातार एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी काहली लगी हुई है भी जदों उन्होंने गुरगद्दी ते बिठाया जाए जां मुख सेवादार बनाया होवे तां कोई विरोध करने वाला धड़ा ना होवे, उन्हां धड़ियां नूं पहलां ही दबा दिता जाए। पर गुरु पिता जी ने एक वचन कीते सी जिवें काल महाकाल अपना दाव पेच चलदा है तां सतगुर दा दाव पेच आ जिहड़ा अरबों गुना ज्यादा हुंदा है। ते हुण इस वेले सतगुर है अपने बच्चों च बैठ के वो दाव पेच चल रहा है, पर काल महाकाल के एजेंटां नूं जी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि उन्हां दी देखण वाली अख ही नहीं रही। जो गुरु पिता जी अपना काम अपने बच्चों च बैठ के कर रहे हैं, सच की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, धर्म युद्ध जो लड़िया जा रहा है, तां काल के एजेंटां नूं ये बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। इसलिए वो घबराहट च आके बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਆਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣ, जिन्ने भी कोई कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, पर अपने सतगुर से कभी जे प्यार ना होगा कम। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सतगुर दे नाल लाइए उन्हां नूं कई गुना वध के जिहड़ा उन्हां नाल निभावांगे। ਇਹ नहीं है कि जे इन्हां ने उठना सिद्धियां हरकतां शुरू करतियां ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਹੜ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇਥੋਂ ਆੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆੜ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ 7, 8 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। 7:30 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀਦਾਸ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਭੰਗੀਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਬਾਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ?
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਕਦੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੀ ਦਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ, ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਰੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਪੀਏ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ 6-7 ਲੜਕੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਗਰਾਨ ਸਮਿਤੀ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਭ ਲੈਂਗਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾੜਿਆ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰਿਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਗਨਾ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠੂਗੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਦਾ ਭੰਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਖੀ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਚੁਕਵਾਈ? ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਯੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਥ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਪਾਲ ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਮੱਕੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕੀ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭੰਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ PIL ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਐ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯੂਥ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੂਥ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਫਨ ਇੰਨਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੁਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਖਣੀ ਫੇਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। 2007 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2007 ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 50-60 ਭੈਣਾਂ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਛ 15, 25 ਜਾਂ 45 ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊ? ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਾਵਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਤੇ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀ ਪਊਗੀ, ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਇੰਨੀ ਪਲਟੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਊਗੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਮੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਮੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 15-16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੂੰ 10,000 ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ 2010 ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਟ ਲਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਲਾਠੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੋ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀਦਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚਾਹੇ 15, 25 ਚਾਹੇ 45 ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਜਨ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਜਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਚਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਮਹਾਕਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬਚਣਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
अपने गुरु दे वचन सुनो, अपने गुरु दे अगे अरदास करो, गुरु दीयां बनाईयां हुई अरदासां करो। जे तुहानूं नहीं समझ लगदी तां गुरु पिता जी दे इह वी वचन आ कि जेकर तुसीं किते डबल माइंडेड हो जांदे आ, तुहानूं नहीं पता लगदा भी की सही है की गलत है, तां तुसीं सब तो वड्डा वकील तुहाडा सतगुर तुहाडे अंदर बैठा है। अद्धा घंटा पौना घंटा तुसीं सिमरन रूपी फीस अपने सतगुर नूं भरो ते जो तुहाडे अंदरों ख्याल आवे ਉਹ ਤੁਸੀਂ करो। बेशक सानू ना सुनो, पर कोई भी काम गलत काम ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, सिमरन करो, अरदास करो कि हे मालिक तू ही सानू सच ते झूठ की पहचान करा। जो सतगुर अंदरों आवाज देवे गुरु प्यारी साध संगत जी उवें करना। ते साडा जो मतलब कि उद्देश है जां जो साडी मकसद लेके चले जां मिशन लेके चले, गुरु पिता जी नू निर्दोष साबित करके उसने आन बान ते शान नू कई गुना जिहड़ा वधाउणा इस दुनिया दे विच, इस मकसद तो सानू कोई भड़का नहीं सकदा। इस मकसद नू जो लेके चले हुए हैं वो साडा उम्मीद रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, एक जानकारी वो मेरी रह गई थी, वो शायद आपको अब बहन जी ने बता दी है, फिर भी दोबारा बता दें कि निगरानी समिति जो है अब डेरा में बिल्कुल बंद कर दी गई है। और क्योंकि उनको तो चलो भाई ने बताया, लेकिन हम आपको यहाँ की जानकारी दे दें भाई, इन दिनों काफ़ी घटनाएं जो हैं डेरा में हुई हैं, जैसे मोबाइल चोरी होने की। तो ख़ास तौर पे श्यामस्थानी धाम में मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड है, तो वहाँ पे समितियों में सेवादारों के बहुत सारे मोबाइल चोरी हुए हैं और चोरी की घटनाएं बहुत मिली हैं। एक शास्त्रनाम जी धाम में भी घटनाएं मिली, एक लेडी ने एक चोर को पकड़वा दिया, मतलब चोर ही, लेडी भी चोरी थी, उसको पकड़वा दिया सुबह। और शाम में क्या हुआ, शाम को जब वो लेडीज़ सोने गई जिसने चोर पकड़वाया था, तो 3-4 लेडीज़ और आ गई पहले चोर के साथ, चोर वाली लेडी के साथ, और उन्होंने आके उस लेडी को पीट दिया डेरे के अंदर ही। और ये चीज़ें भी हो रही हैं। अब निगरानी समिति का मतलब है भी आपके जो कुछ सेवादार ऐसे होते हैं जो ओपन तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, वो साथ संगत के बीच में ही रहते हैं, और साथ संगत के बीच में लोग कुछ गलत आ जाते हैं, उनकी पहचान करते हैं, या जो प्रबंधक बन के या जिम्मेवार बन के कुछ गलत कर रहे होते हैं, हर तरह की चीज़ों पे वो निगाह रखते हैं। उनको स्पेशल अधिकार पिताजी ने दिए थे। अब वो निगरानी समिति डेरा से परमानेंट हटा दी गई है। आपके साथ डेरा में कोई घटना घटे, कोई वारदात हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा। ब्लॉकों की नाम चर्चा में जब आप जाएँ तो आप ये ध्यान रखें कि अगर वहाँ पे बहनें, ख़ास तौर पे यूथ वीरांगनाएँ आती हैं, तो अपने बच्चों को, अपने घर के आदमियों को उनसे दूर रखें, क्योंकि क्या ये तो हड़की हुई हैं, इनका कोई भरोसा नहीं किसके ऊपर जाके गिर जाएं, लेकिन आपके घर के शरीफ लोग बदनाम हो जाएंगे खामखा में। तो कोशिश करें भी जहाँ ये यूथ वीरांगनाएँ जाएँ वहाँ उस नाम चर्चा से दूरी बनाए रखें। पैसा तो बिल्कुल भी ना दें, और ये बात ज़ोर शोर से आप आगे लोगों को बताएं भी पैसा ना दें, क्योंकि क्या एक तरफ ये इनके उल्टे धंधे हैं, दूसरा आप इनको मतलब इतना पैसा दे देते हो और वो पैसा कहाँ कहाँ ये लगता है, कितनी गलत जगहों पे लगता है, क्या क्या गलत कामों में लगता है, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और आपको लगता है इनको पैसा जब लगाना ही गलत काम पे है तो इनको कौन सा अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। इनके धंधे दूसरे हैं, उन धंधों की आपको समझ आ जानी चाहिए, उसमें डिटेल में तो क्या बताएं। तो बहुत सारी चीज़ है और ये अजीब है, आपको समझ में आ गया होगा भी समाना ब्लॉक वालों को कैसे पता है कि महेंद्र पाल बिट्टू की नाभा जेल में हत्या कैसे हुई, और उन्होंने क्यों अवतार सिंह जी के बेटे को कहा भी जैसे बिट्टू की हत्या की है वैसे ही तेरे फादर को भी मारेंगे। ये बड़ा अजीब है और ये कुछ नई चीज़ है जो हमें पता लगी, जो हम अभी तक सोच रहे थे भी जिन्हें हम खालिस्तानी आतंकवादी समझ रहे हैं वो समाना ब्लॉक से संबंध रखने वाले हैं, और समाना ब्लॉक गुरचरण कौर से संबंध रखने वाला है, और गुरचरण कौर हनीप्रीत और राकेश डिडवा से संबंध रखने वाला है। और शुरुआत में आपको ध्यान हो यही बात हम आपसे कहा करते थे कि महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि उसने राकेश डिडवा का नाम अपने बयान में ले दिया था, और इससे पहले पुलिस का हाथ राकेश डिडवा तक पहुँचे उसके तब तक
महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या कर दी गई। तो अब अंदाज़ा लगाओ भी इनका जो माई बाप है राकेश जिड़वा वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, और क्यों हमें राकेश जिड़वा को लेकर ये मेमोरेंडम साध संगत को जगह जगह देने पड़ रहे हैं। तो खैर ये मेमोरेंडम जारी रहेंगे, जहाँ भी आपके ब्लॉक में आप मेमोरेंडम अपने विधायक को देना चाहें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये नहीं है भी आम आदमी पार्टी का ही हो, किसी भी पार्टी से आपका प्रत्याशी जो विधायक हो उसको आप मेमोरेंडम दें, उस हलके के लोग ही मेमोरेंडम दें, ज़्यादा अच्छा है। औपचारिक तौर पे किसी एक या दो व्यक्ति को साथ में लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लगातार जारी रखें। आज भी मेमोरेंडम दिए गए हैं और आज भी कुछ जगह मीटिंग्स ली गई हैं। एक मोहाली में भी मेमोरेंडम दिया गया, उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाए हैं, एक फ़ोटो शायद आई है, वो फ़ोटो डाल देंगे। तो मोहाली में भी एक मेमोरेंडम मोहाली के विधायक को दिया गया है, फ़ोटो नहीं खींच पाए, चलो वो दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं भी ये हमारी जो आवाज़ है, हमारी प्रार्थना है, साध संगत की दुआएं हैं, साध संगत की प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों तक पहुँचे और वो साध संगत के बीच लौट आएँ और बुराई करने वाले लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। तो इसी उम्मीद के साथ साध संगत जी सबने हम नारा लगाते हैं, तो आप सबने मिल के जहाँ भी आप सुन रहे हैं या सुनेंगे तो आप नारा ज़रूर लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में हम अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी एक कल हमारी साप्ताहिक नाम चर्चा रहेगी, जो हम शनिवार पे नाम चर्चा रखते हैं 8 बजे से 9 बजे तक, जो साप्ताहिक नाम चर्चा है। अगर आप कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और बार बार आपको बता रहे हैं कि नाम चर्चाओं में शाम को 6 बजे के बाद नाम चर्चा नहीं होनी चाहिए, दिन ढलने के बाद, और उसके अलावा नाम चर्चा में मर्यादा बना के रखें। यूथ वीरांगनाओं को अपनी नाम चर्चा से दूर रखें, और उनके साथी खास तौर पे जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन के हैं, जिनके यूथ वीरांगना नहीं, आप इनको छेड़खानी समिति कह सकते हैं, सही बात है, किसी ने कमेंट लिखा है, तो ये छेड़खानी समिति को दूर रखें, इसमें कुछ 45 मेंबर भाई भी शामिल हैं। तो कोशिश करें, बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और कल नाम चर्चा होगी तो नाम चर्चा में ज़रूर आएँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।